हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हमारे हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 10th के हिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा किए थे। अगर बात करें कि हम ये भी बताए थे कि आखिर इस चैप्टर का नाम में क्या है, समझ रहे हैं बात को, या फिर कह सकते हैं कि इस चैप्टर से हमें पता क्या चलता है। ऐसे हम बताए थे कि हाँ, इस चैप्टर से हमें, इस चैप्टर मतलब पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम बताए थे, ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम, आप फिल्म देखते होंगे तो उसका नाम पड़ता होगा ना, जो उसमें मतलब सबको मतलब देखकर एक नाम दिया जाता है, समझ रहे हैं बात को, एक फिल्म को देखकर एक नाम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्लास 10th के हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें क्या है उसको बस चैप्टर से ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आप चैप्टर से एक बार समझ लीजिए, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, पिछले क्लास में हम बस यही बताए थे कि यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है। हम आपको बताए थे कि महादेश मतलब क्या होता है, तो महादेश मतलब कई देश को मिला दिया जाता है ना, तो एक महादेश बन जाता है, समझ रहे हैं बात को। अब जैसे कि परिवार कैसे बनता है, तो कई सदस्यों को मतलब कई लोगों को मिला दिया जाता है तो परिवार बनता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि यूरोप तो एक महादेश है, और महादेश कैसे बनता है, तो कई देशों को मिला दिया जाता है तो एक महादेश बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो विश्व में कुल 7 महादेश है, जिसमें हम लोग यूरोप महादेश के बारे में जा रहे हैं पढ़ने, और हम लोग भारत किस महादेश में, एशिया महादेश में, समझ रहे हैं ना बात को। इसके आगे है राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद के बारे में भी हम चर्चा कर लिए थे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा किए थे कि राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो राष्ट्र और सेकंड वाद, ठीक है। तो राष्ट्र का मतलब होता है देश, और वाद का मतलब होता है प्रेम भावना, समझ रहे हैं, जिससे लगाव हो जाए उसके लिए। अब बात कीजिए, समझिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर समझिए, ठीक है, कि देश के प्रति प्रेम की भावना हो ना, तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं, इस प्रकार से अगर कहें कि धर्म से जिसे प्रेम है उसे धर्मवाद कहते हैं, मतलब वाद लगा दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना जगता है, तो उसका जो भावना होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर जगा कि मतलब हमें देश से प्रेम है, कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो भावना जगह ना, उसका विचार ही ना है ऐसा, तो वो उसका विचार कहलाएगा राष्ट्रवाद, समझ रहे हैं बात को। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहलाया, जो सोच रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाया, राष्ट्रवादी। बस इसमें ऐसे लगा देना है, समझ रहे हैं, क्या लगाना है, दीर्घई। इस प्रकार से जिस व्यक्ति को नारी से प्रेम है वो नारीवाद हो जाएगा, और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, नारीवादी। उसका विचार तो हो जाएगा नारीवाद, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, नारीवादी, समझ रहे हैं बात को। अब इस प्रकार से हम कहें कि धर्म से जिसे प्रेम है, बस आपको वाद लगा देना उसमें, धर्मवाद, तो व्यक्ति क्या कहलाया, सॉरी वो व्यक्ति तो धर्मवादी कहलाएगा, चूंकि बस दीर्घई लगा देना है, तो धर्मवादी, जबकि उसका विचार क्या कहलाया, धर्मवाद। बस हमें यही जानना था कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देश से यदि आपको प्रेम है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, क्योंकि राष्ट्र का मतलब देश, वाद का मतलब प्रेम भावना, समझ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यूरोप में जो भी देश है उसमें आखिर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगा, समझ रहे हैं बात को। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं जिसको बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एक बार आज भी हम देख लेंगे, या फिर हम आपको बता दे रहे हैं। मतलब मुख्य रूप से फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इटली के बारे में, फिर जर्मनी के बारे में, फिर प्रसा के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, यूनान के बारे में, इन सभी देशों के बारे में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इन सभी देशों में आखिर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगा, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप चैप्टर को समझ गए होंगे। फिलहाल यदि हम आपको कहें कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज प्रथम वाला वीडियो जरूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रथम वाला वीडियो जरूर देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या फिर आप वीडियो वाले सेक्शन में, जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा ना, तो उसमें भी ये दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम आपको कहें कि अभी आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, कहीं अगर झगड़ा होता है तो कुछ कारण होता है कि नहीं। तो यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आखिर वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगा, देश के प्रति लोगों को प्रेम की भावना कैसे जगा, समझ रहे हैं ना बात को। देश के प्रति लोगों को प्रेम की भावना कैसे जगा, कुछ तो कारण रहा होगा, झगड़ा का कारण होता है ना। तो उसी प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, लोगों को देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे जगा, इसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे। तो प्रथम में है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। अब एक ऐसा शब्द आ गया पुनर्जागरण। देखिए, हम आपको बताते हैं पुनर्जागरण मतलब एक काल होता था, समझ रहे हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के काल को ही हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं, समझ रहे हैं। काल मिस होता है समय, और आपको शताब्दी एक शब्द आया है, इसके बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं, फिर हम आएंगे इस पर, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए शताब्दी क्या है, तो 100 वर्षों के काल को शताब्दी कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है।
आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। 100 वर्षों के काल को तो हम लोग शताब्दी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे 1 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 वर्षों के काल को हम लोग शताब्दी कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 18वीं शताब्दी कब से कब तक था। आप ऐसे कभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या फिर साइंस ही पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि 18वीं शताब्दी के काल में ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि 18वीं शताब्दी कब से कब तक था, तो 1701 से लेकर 1800 ईस्वी तक। अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो 21वीं शताब्दी कब से कब तक था, आप 100 वर्ष पहले चल जाइए, ठीक है। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये अपने नाम पर यहाँ पर आया तो समाप्त हो गया। समझ रहे हैं बात को। 1701 में शुरू हुआ अपने 100 वर्ष पहले और 1800 में समाप्त हो गया, ठीक है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 21वीं शताब्दी में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि जैसे आपको पता होगा कि 2000 ईस्वी आया तो 2000 ईस्वी में 21वीं शताब्दी आ गया, ठीक है। और 2000 से पहले क्या था, जैसे 1947, 1948, 1949 इस प्रकार से था ना। तो 19वीं अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1901 लिखा है तो 1901 वाला किस शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में आया। समझ रहे हैं। 2000 ईस्वी 21वीं शताब्दी में, तो 2001 से लेकर 2100 ईस्वी तक को 21वीं शताब्दी कहते हैं। कैसे, आप देखिए, जैसे 2001 में 21वीं शताब्दी शुरू हुआ तो ऐसे 2001 अभी फिलहाल 2024 चल रहा है, इस प्रकार से 2025, 26 जाते 2099 जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा ना। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। तो 2100 पर ये 21वीं शताब्दी समाप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए देख रहे हैं इसके नाम में 21 है ना, 21 इसको बोलते हैं 2 और 1, यहाँ पर 2 और 1 का शून्य लगा, खत्म। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से 20वीं शताब्दी 1901 में शुरू हुआ, अपने से 100 वर्ष पहले, मतलब 1901 में शुरू हुआ और अपने नाम पर आया, 20 पर आया, डबल शून्य तो लगेगा ही क्योंकि 2000 ईस्वी अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं शताब्दी, ठीक है। 100 वर्षों के काल को शताब्दी कहते हैं। 18वीं शताब्दी मतलब अपने नाम पर आएगा तो समाप्त हो जाएगा। 18वीं शताब्दी 1800 आएगा, यहाँ पर इसका काम तमाम खत्म हो जाएगा। यहाँ से शुरू होगा 19वीं शताब्दी, ठीक है। इसके बाद अब 19वीं शताब्दी मतलब 1900 ईस्वी में आएगा, मतलब 1900 पाएगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अपने से 100 वर्ष पहले, ठीक है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप 21वीं शताब्दी से ही समझ लीजिए कि 2001 में शुरू हुआ और 2099 के बाद क्या आएगा, 2100 आएगा, तो 2100 पर ये समाप्त हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 22वीं शताब्दी आएगा, ठीक है। फिलहाल 21वीं शताब्दी चल रहा है तो 21वीं शताब्दी का कार्यकाल कब से कब तक, 2001 से लेकर 2100 ईस्वी तक। समझ रहे हैं बात को। तो 21वीं शताब्दी से आप समझिए, ठीक है। तो 21वीं से पहले 20वीं भी तो होगा, तो 20वीं कब से कब तक, 100 वर्षों के काल को हम लोग कहते हैं ना शताब्दी। तो मतलब 100 वर्ष फिर पहले जाएंगे तो 1901 से लेकर 2000 तक। जब 2000 आया तो 2001 में मतलब 21वीं शताब्दी आ गया। तो कुल मिलाकर ये शताब्दी रहा। फिलहाल अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कॉमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर बताएंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। किसी और तरीके से जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर हम जहाँ पर थे वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, पुनर्जागरण काल। तो हम आपको बता दिए कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के काल। अब देखिए 14वीं शताब्दी मतलब कब से कब तक, तो 1301 से लेकर 1400 ईस्वी तक, और 17वीं शताब्दी 1601 से लेकर 1700 ईस्वी तक। तो इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में क्या हुआ, यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन हुआ, वहाँ पर क्रांति हुआ, वहाँ पर लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे झंडे का निर्माण किया गया। लोगों को प्रेम की भावना जगाने के लिए चित्र के माध्यम से उन्हें बताया गया कि आप सब एक हैं। समझ रहे हैं। तो पुनर्जागरण काल में कुल मिलाकर यही हुआ कि लोगों को देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाया गया पुनर्जागरण काल में, ठीक है। तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, ठीक है। क्या है, पहला हो गया पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। सेकंड जानेंगे 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श। हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि फिलहाल हम लोग सबसे पहले जो इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे वो फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए फ्रांस में जो क्रांति हुआ था वो 3 क्रांति हुआ था। पहला 1789 में, उसके आगे वाला हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझिए, लिखा है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। दोस्तों यहाँ पर आदर्श नहीं होगा, हम इसे मिटा देंगे जब PDF देंगे तो, ठीक है। फिलहाल आप समझिए क्या है, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। क्या है ना, 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था तो उससे लोगों को यह पता चला कि राजतंत्र को भी हटाया जा सकता है, लोकतंत्र आ सकता है हमारे देश में।
समझ रहे हैं बात को। पहले राजतंत्र होता था, अब लोकतंत्र आया है। तो ऐसा लोगों को झटका लगा कि राजा को भी हटाया जा सकता है, लोकतंत्र भी कोई चीज होती है जिसमें जनता के हाथ में शक्ति होती है। समझ रहे हैं बात को। फिलहाल अभी लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र भी कोई चीज होती है। ये 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से समझा, लोगों ने समझ गया कि हाँ जनता मतलब जो राजा होता है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 1789 ईस्वी के क्रांति था। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि नेपोलियन का सैन्य अभियान, इसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये 9th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करके बताएंगे जरूर। ठीक है, अगला क्या था, नेपोलियन का सैन्य अभियान। सैन्य अभियान मतलब सेना के अभियान द्वारा नेपोलियन लोगों को भी जगाने का प्रयास किया, प्रेम की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। नेपोलियन कौन था, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल जानिए कि ये जो फ्रांस था, फ्रांस का ये सेनापति था। ठीक है, अब आगे इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो नेपोलियन का सैन्य अभियान मतलब सेना के अभियान द्वारा ये क्या किया, लोगों को देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने का काम किया। इसके अलावा बात करें मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, आपको जानना चाहिए कि मतलब मेटरनी के बारे में भी हम आगे ही जानेंगे। तो जानिए कि मेटरनिक भी वहीं का कोई था। ठीक है, कहाँ का, यूरोप का कोई था। अब इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यदि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए तो अभी आप जानिए कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, प्रतिक्रियावादी उसे कहते हैं जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर सड़क का निर्माण हो रहा है किसी गांव में, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है कि नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिक्रियावादी कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसी मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति है। ठीक है, तो इसके आगे एक और टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि कुल 4 कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का। कोई भी झगड़ा का कारण होता है, उस प्रकार से राष्ट्रवाद के विकास का भी कारण था यूरोप में। तो पुनर्जागरण के फल से उत्पन्न परिस्थिति 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का आदेश, नेपोलियन का सैन्य अभियान था, इसके अलावा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। ठीक है, तो चलिए अब इन सभी के आगे, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको कहे थे कि फ्रांस का सबसे पहले फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांस में हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि कुल 3 क्रांति हुआ था। प्रथम क्रांति 1789 में, और द्वितीय क्रांति 1830 में, तृतीय क्रांति 1848 में हुआ था। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए आप इतना जानिए कि फ्रांस में कुल 3 क्रांति हुआ। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। अब आप ही बताइए, कोई राजा हटेगा, नया राजा बनेगा, तो वो अपने विचार से ना काम करेगा, पुराने वाले राजा से नहीं ना करेगा, उसके विचार से नहीं ना, सबका विचार तो अलग अलग होता है, तो परिवर्तन होगा कि नहीं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो फ्रांस में कुल 3 क्रांति हुआ था। पहला 1789, सेकेंड 1830 और थर्ड 1848 में। ठीक है, तो इसी के साथ अब मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, बाकी यदि कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम उसका जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।